चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। आज की क्लास में हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के साथ कंटिन्यू करेंगे और उसी के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हिंदी में से कहते हैं बुनियादी लेखा शर्तें या फिर बेसिक लेखांकन शर्तें। कुछ बुनियादी लेखांकन शर्तें हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे अकाउंटिंग में होता क्या है कि नई नई टर्मिनोलॉजी आती है। नई नई टर्मिनोलॉजी यानी कि नए नए वर्ड्स आते हैं जो हमारे अकाउंटिंग में डिफरेंट टाइप की मीनिंग रखते हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग में आपने अभी तक जो भी क्लासेस अटेंड की उसमें नई नई टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी, जैसे कैपिटल हो गया, एंटिटी हो गया, है ना, और एसेट्स है, लायबिलिटी है, ओनर्स के बारे में, ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ी है। रिसिप्ट क्या होती है, पेमेंट क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग ने अभी तक की लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। उसी की अकाउंटिंग में डिफिनेशन के साथ आज हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे और थोड़े से इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, देयर आर सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म। यहाँ पे कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म से क्या मीनिंग है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म का मतलब है कुछ ऐसे टर्मोलॉजी जो एकदम बुनियादी है, एकदम बेसिक है, एकदम नींव है अकाउंटिंग की, ठीक, विच आर वाइडली यूज इन द बिजनेस वर्ल्ड, जिससे हम बिजनेस वर्ल्ड में यानी कि जो व्यावसायिक जगत है उसमें यूज करते हैं बहुत ही ब्रॉड लेवल पे, बड़े लेवल पे। दिस बेसिक टर्म्स नोन एज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। इस बेसिक टर्म को हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हिंदी में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है लेखांकन शब्दावली। जैसे वोकैब आप पढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश में, है ना, उसी तरह लेखांकन की वोकैब है, समझ लीजिए, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन को मैंने फर्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो लेते हैं। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस ट्रांजेक्शन को हिंदी में क्या कहा जाता है? व्यवसायिक लेन देन या कारोबारी सौदा। आप इसको व्यवसायिक लेन देन भी कह सकते हैं, ठीक। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपके जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि दैट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी विच ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट इनकम। ऐसा एक एक्टिविटी, ऐसा कार्य जो क्या जनरेट करता है? आय जनरेट करता है, आय पैदा करता है ना, तो उसे क्या करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस की, बिजनेस यानी कि ऐसा काम जिसमें हम लेन देन का काम करते हैं मनी के बदले में और उसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। वो काम रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, तो उससे हम बिजनेस यानी व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय में कई इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, यानी कि एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे अकाउंटिंग में यूज की जाती है, सॉरी हमारे बिजनेस में यूज की जाती है, और उसकी रिकॉर्डिंग हम लिखते हैं ताकि हमें बिजनेस की जो भी पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन या इनकम स्टेटमेंट या उसके जो भी इकोनॉमिक इफेक्ट है उसके बारे में हमें पता चल सके। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसका मोटिव क्या होता है? विच चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है किसी पर्टिकुलर बिजनेस की, वो उस बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को यानी कि आर्थिक स्थिति को चेंज कर देता है, यानी उसमें परिवर्तन कर देता है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कैश बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। किसी ओनर ने यानी बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैश लगाया, तो ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कैश का टर्म आ रहा है यानी कि रोकड़, है ना, नगद, नकदी या रोकड़ किसके द्वारा लगाया गया है? स्वामी के द्वारा। कहाँ लगाया गया है? व्यवसाय में। तो ये क्या है? एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें किसका प्रयोग होता है? इकोनॉमिकली वर्ड का प्रयोग हो रहा है, यानी कि एक नगद का प्रयोग हो रहा है, कैश का प्रयोग हो रहा है। ठीक। सेकेंड, पेमेंट मेड बाय द सप्लायर। सप्लायर यानी वो व्यक्ति जो बिजनेस को गुड्स सप्लाई करता है यानी कि देता है, जिसमें बिजनेस डील करते हैं, ठीक है। तो देने वाले वो बिजनेसमैन या कोई इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, तो उनको पेमेंट करना। हमने किसी से, हमारा बिजनेस है, हमने अपने बिजनेस में कुछ रॉ मटेरियल्स या कुछ फर्नीचर या कुछ भी
गुड्स कोई, ठीक है, पर्टिकुलर गुड्स समझ लीजिए। अगर फर्नीचर हमारा गुड्स में कंसिडर कहा जाता है, मतलब फर्नीचर हम डीलिंग कर रहे हैं तो फर्नीचर भी हमारा गुड्स ही होगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, हम किसी सप्लायर से कंसिडर ले रहे हैं, टेक कर रहे हैं और उसको क्रेडिट पे कर रहे हैं, फ्यूचर में हम उसे पैसा देंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि पेमेंट उसने कब करनी होगी, फ्यूचर में करनी होगी, राइट। तो पेमेंट मेड टू सप्लायर क्या है, हमारा एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, किसी कस्टमर से, जिस व्यक्ति ने हमसे सामान खरीदा है और उसने हमें पैसा दिया है, तो सामान के बदले में क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गई। इसी तरह कोई सेल है, परचेज हो रही है बिजनेस में गुड्स या एसेट्स की फॉर कैश या क्रेडिट पे। देखिए इसमें कई चीजें हैं। पहली बात, सेल्स या परचेज, सामान को बेचना या खरीदना बिजनेस के द्वारा, ठीक। बेचना और खरीदना किस चीज में, गुड्स और एसेट्स में। गुड्स और एसेट्स में डिफरेंस हमने आपको पहले भी बताया था। गुड्स मतलब कि जिस भी प्रोडक्ट में बिजनेस डील कर रहा है, रेगुलर एक्टिविटी कर रहा है, डे टू डे एक्टिविटी करता है, वो बिजनेस के लिए गुड्स होती हैं। और जिस चीजों से बिजनेस रन करने में हेल्प ले रहा है, जैसे कि वहाँ आपके बिजनेस में कोई ऐसा गुड्स है जिसको यूज कर रहा है बिजनेस, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अपनी इनकम को जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होती है, एसेट्स के नाम से जानी जाती है। अब ये सेल और परचेस आपका कैश में भी हो सकता है, यानी ऑन स्पॉट गुड्स दिया और उसके बदले में पैसा लिया, ठीक। और ये सेल परचेस क्रेडिट में भी हो सकता है, जिसे हिंदी में कहते हैं उधार में, ठीक। माल या संपत्ति को आप तो उधार पे भी बेच सकते हैं और नगद पे भी बेच सकते हैं। तो ये सब ही किसके एग्जांपल्स हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक, फॉलोइंग इवेंट्स विच आर नॉट बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत से इवेंट्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होते। अब वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही थी और यहाँ इवेंट्स की बात हो रही है। इवेंट ट्रांजेक्शन में भी मैंने आपको डिफरेंस बताया था। ट्रांजेक्शन यानी कि फाइनेंशियल नेचर का गिव टेक हो रहा है, जिसके बदले में कुछ वर्थ मिल रही है, यानी कि कोई मॉनेटरी वैल्यू मिल रही है, ठीक। वो हमारा ट्रांजेक्शन होता है बुक्स हमारे बिजनेस में। लेकिन इवेंट क्या होता है, उसी ट्रांजेक्शन की वजह से जो रिजल्ट जनरेट होता है उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में किस नाम से एंटर करते हैं, इवेंट के नाम से करते हैं, अगर वो फाइनेंशियल नेचर का है तो कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के भी होते हैं और कुछ नॉन फाइनेंशियल नेचर के भी होते हैं, ठीक। तो हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नेचर के इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, तो उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। कुछ नॉन फाइनेंशियल नेचर के होते हैं जिसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। उसे एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ दिया, जैसे कि रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड। गुड की सप्लाई करने का अभी सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट मिला है, किस चीज का, ऑर्डर, मतलब हमें सप्लाई करनी है, इस चीज का सिर्फ ऑर्डर मिला है, बिजनेस को माल देने के लिए, सामान देने के लिए सिर्फ आदेश की प्राप्ति हुई है, यानी अभी हमने उस आदेश का पालन नहीं किया, मतलब हमें ऑर्डर मिला है, बिजनेस को ऑर्डर मिला कि हमारे पास इतना माल भेज दीजिए। मान लीजिए कोई परचेजर आया, वो कह गया कि आप मेरे लिए 10 कुंटल चावल रेडी रखिएगा, ठीक है, राइस रेडी रखिएगा, हम कल ले जाएंगे। और वो ना तो पैसा दे गया और ना ही वो चावल लेके गया, ठीक। वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर दे के चला जा रहा है, आदेश दे के चला जा रहा है कि कल हम आएंगे। अब बताइए जरूरी है क्या वो कल आ ही जाए? ना तो उसने एडवांस में पेमेंट जमा की है और ना ही क्या हुआ है, वो गुड्स लेके गया है, जिसे हम उधार समझ लें, यानी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन समझ लें। इसलिए इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये क्या है, अभी सिर्फ ऑर्डर है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। जैसे कि कहते हैं ना कि अभी सिर्फ हम लोग खिचड़ी पका रहे हैं, अभी हमने उसको एक्चुअल में पकाया नहीं है, अभी सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं। या फिर कोई आके हमें सिर्फ बोल गया है कि हम ये काम करेंगे, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं, इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, अपने बिजनेस में काम करने के लिए, वर्क करने के लिए हमने एम्प्लॉयज की अपॉइंटमेंट की, यानी कि जो भी आपके बिजनेस में एम्प्लॉयज होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनकी नियुक्ति की। अब ये बिजनेस में काम तो करेंगे, इनसे बिजनेस ग्रोथ तो करेगा, इनकम तो कमाएगा, लेकिन इनका अपॉइंटमेंट इन क्या नहीं कहलाएगा, हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, ये एक इवेंट है, सिर्फ एक घटना हो रही है जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये नॉन फाइनेंशियल इवेंट कहलाएगा, ठीक। Summation of a tender of the construction work
हमने टेंडर भरा है, टेंडर यानी कि बिड, है ना, किसी भी कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, कंस्ट्रक्शन का काम जैसे कि किसी का काम करने के लिए एक टाइम पीरियड, एक अमाउंट हमें मिल जाता है और उस काम को उतने समय के लिए करना रहता है, तो उसके लिए पहले से हमें अप्लाई करना पड़ता है। ठीक, वो अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये बिजनेस है और हम सीसीटीवी का वर्क करते हैं। सीसीटीवी जैसे कि कैमरा वगैरह नहीं, आप आजकल देखिए बहुत ज्यादा फेमस है, हर जगह लगा, चौराहे चौराहे, ऑफिस ऑफिस, घर घर, है ना। अब तो लोग पर्सनल भी यूज करते हैं, घर में भी लगाते हैं, बिजनेस में तो बिजनेस, घर में भी लगते हैं, है ना। सीसीटीवी का कोई वर्क करता है। अब इसने इसको मान लीजिए कि टैक्स डिपार्टमेंट में कैमरे की जरूरत है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेंडर निकाला, मतलब कि वो लोगों को ऑफर करते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड है इस वर्क में, इस काम को लेने के लिए, वो क्या करे, अप्लाई करे। तो इसे कहते हैं टेंडर फिलअप करना। यानी कि ये जो बिजनेसमैन है, ये क्या करेगा, एक फॉर्म रहता है, उसको फिलअप करता है, उसमें अपनी सारी डिटेल लिखता है कि हमारा जो आपका टास्क है उसको पूरा करने की कितनी कॉस्ट लगेगी, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी, मतलब तमाम डिटेल उसमें सारी लिखता है। इसी तरह कई बिजनेसमैन टेंडर भरते हैं। तो ये देखिए, अभी सिर्फ टेंडर भरा गया है, क्या टैक्स डिपार्टमेंट ने उस टेंडर के बदले में कुछ कंफर्मेशन दी? अभी नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ एक तरह से बिजनेस अप्लाई कर रहा है, सिंपल सा वर्ड में अप्लाई कर रहा है। तो टेंडर किसी काम के लिए, यानी कंस्ट्रक्शन के वर्क के लिए अभी सिर्फ टेंडर दिया गया, अभी कंस्ट्रक्शन का वर्क ना तो मिला है ना शुरू किया, तो इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फोर्थ है सेंड अ फैक्स मैसेज टू द सप्लायर। हमने सप्लायर को फैक्स भेजा, यानी कि रिटर्न, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न होता है उसे भेज दिया, मतलब कि हमने सप्लायर को एक फैक्स से भेजा है, ना तो घुस दिया है, ना तो कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी है, तो इसे भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिसीव अ कोटेशन फ्रॉम द सप्लायर। अब सप्लायर से कोटेशन मिली है, कोटेशन में क्या होता है, गुड्स के यूनिट, गुड्स के प्राइस, ये सारी डिटेल लिखी होती है। ठीक है, तो सप्लायर ने कोटेशन दी है, मतलब कि एक परफॉर्मा दिया है जिसमें हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग चीजें लिखी है। जैसे हमने उससे डिमांड किया होगा कि हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और उसने उसके बिहाफ पे डिटेल भेजी होगी कि हाँ आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, इस गुड्स की, इसका कॉस्ट इतना है, इसकी क्वालिटी इतनी है, इसका जो भी ब्रांड है, ये सारी डिटेल एक डॉक्यूमेंट्स में लिख के भेजा जाता है, उसे कहते हैं कोटेशन। तो रिसीव हुआ बिजनेस को कोटेशन किसी सप्लायर के थ्रू। अभी सिर्फ कोटेशन आया है, ना तो हमने गुड्स खरीदा, ना तो हमने कंफर्मेशन दी, ना तो हमने एडवांस दिया, किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं हुई। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। किस टाइप का इवेंट, नॉन फाइनेंशियल इवेंट। इंटरव्यू लिया गया प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज का। अब बिजनेस है तो हमें एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, और एम्प्लॉयज को रखने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, साक्षात्कार जिसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये भी एक इवेंट है और इसमें किसी तरह का फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं हुआ है। तो इंटरव्यू लेना किसी भी एम्प्लॉय का हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह कई इवेंट्स होते हैं जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो फाइनेंशियल नेचर के नहीं होते, इसलिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक, अकाउंट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी थर्ड, अकाउंट। अकाउंट मैंने आपको बताया था पहले भी, ये सारी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बता दी है, लेकिन इसका मैंने आपको रिटर्न वर्क नहीं दिया था, इसलिए आज इसको विथ एक्सप्लेनेशन मैं ये क्लास ले रही हूँ। ठीक है, अकाउंट को हिंदी में कहा जाता है खाता। ठीक, अब अकाउंट तो आप लोग के लिए बहुत फेमस होगा, क्योंकि आप क्या बोलते हैं, हम जा रहे हैं अकाउंट पढ़ने, है ना, और जबकि आप क्या पढ़ने जाते हैं, अकाउंटेंसी, तो इसलिए अकाउंट्स तो आपके लिए बहुत फेमस है। लेकिन ये वो अकाउंट नहीं है जो आप बोलते हैं। अकाउंट एक्चुअल में होता क्या है वो यहाँ देखिए। अकाउंट इज द समराइज्ड record of related transaction at one place under a particular head। अकाउंट क्या है, एक समराइज यानी कि संक्षिप्तीकरण है रिकॉर्ड्स का, प्रविष्टियों का, है ना, जिसमें होता क्या है, रिलेटेड ट्रांजेक्शन, मतलब एक ही नेचर की जो ट्रांजेक्शन होती है, एक ही तरह की जो ट्रांजेक्शन होती है, उसे एक ही जगह पर रिकॉर्ड किया जाता है। एक ही तरह की ट्रांजेक्शन मतलब सिमिलर नेचर की जो ट्रांजेक्शन होती है, समान व्यवहार जो होते हैं, उसे एक ही प्लेस पे यानी एक ही जगह रिकॉर्ड किया जाता है एक पर्टिकुलर हेड में। जैसे कि मान लीजिए सेल्स की जितनी ट्रांजेक्शन है, हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स अकाउंट में। परचेज की जितनी ट्रांजेक्शन हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश की जितनी ट्रांजेक्शन है हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे,
कैश अकाउंट में। इसी तरह मतलब एक ये क्या हो गया, सेल्स परचेस है ना, कैश परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, ये क्या हो गया, हेड्स हो गए है ना, पर्टिकुलर हेड्स बना दिया गया। और इसी हेड से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं रूल के अकॉर्डिंग, जैसे कि सेल्स में हम सिर्फ और सिर्फ परचेस सेल्स अकाउंट में किस अगर हमारा वो सब्सिडरी बुक बन रहा है तो सेल्स बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट सेल्स, ठीक है। इसी तरह कैश में सारे कैश ट्रांजेक्शन, और अगर सब्सिडरी बुक नहीं बन रहा है तो हम सेल्स अकाउंट में सेल्स की सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर हेड। समराइज डेटा है क्योंकि एक ही जगह रिकॉर्ड कर दिया जाता है, संक्षिप्तीकरण कर दिया जाता है। और रिलेटेड ट्रांजैक्शन यानी एक ही तरह के ट्रांजैक्शन एक ही जगह पर रिकॉर्ड करना, इसे क्या कहते हैं, अकाउंट्स कहते हैं। अकाउंट्स को शॉर्ट में एब्रीविएट किया जाता है A/C, ठीक है, शॉर्ट में A/C लिखा जाता है। हर एक अकाउंट में दो पार्ट होते हैं। अकाउंट, एक लाइन यहाँ नहीं लिखी है जो कि इंपॉर्टेंट है, अकाउंट का जो शेप होता है वो टी शेप होता है, यानी इस तरह का शेप बनता है। इसका एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, ठीक है। ये पार्ट लेफ्ट साइड है इसलिए इसको लेफ्ट साइड कहते हैं, ये पार्ट राइट साइड है इसलिए इसको राइट पार्ट कहते हैं, यानी कि बायां और दायां, ठीक। बायां पार्ट किसी अकाउंट का डेबिट कहलाता है और दायां पार्ट क्या कहलाता है, क्रेडिट। लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज डेबिट एब्रिविएटेड DR, डेबिट को शॉर्ट में DR डॉट लिखते हैं। राइट साइड ऑफ द अकाउंट इज क्रेडिटेड एब्रिविएटेड बाय CR, और क्रेडिट को हम शॉर्ट में CR लिखते हैं। एग्जाम्पल, ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश आर रिकॉर्डेड वन प्लेस नोन एज कैश अकाउंट। कैश अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको एक ही जगह रिकॉर्ड करेंगे, उसे किस नाम से जानेंगे, कैश अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी कैपिटल, दैट इज फोर्थ। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सारी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की, एंट्री करनी अभी सीखा। कैपिटल इज द अमाउंट, कैपिटल एक ऐसा अमाउंट है जो इन्वेस्टेड किया जाता है यानी कि लगाया जाता है ओनर के थ्रू यानी कि बिजनेसमैन के थ्रू, जो मालिक है बिजनेस का। इट मे बी बॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी, या मनी के फॉर्म में भी हो सकता है यानी कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, या एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है यानी संपत्ति के फॉर्म में भी हो सकता है। हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू, लेकिन कंडीशन क्या है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए यानी कि वित्तीय होना चाहिए वो व्यवहार में, ठीक। कैपिटल इंक्रीज विद द एडिशनल और फ्रेश कैपिटल, कैपिटल हमारी इंक्रीज करती है किसी भी तरह की एडिशनल यानी अतिरिक्त या नई पूंजी लगाने की वजह से। जैसे कि मान लीजिए हमने सपोज है, सबसे छोटा एग्जांपल, 100 रुपए से व्यवसाय स्टार्ट किया, 100 रुपए एकदम छोटा ले लें, ठीक है, 100 रुपए से कोई व्यवसाय स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन फिर ये बता रहे हैं हमने 100 रुपए से व्यवसाय स्टार्ट किया, ठीक है। अब हमने फ्यूचर में यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के उसमें हमें 5 रुपए की और जरूरत पड़ी तो हमने वो भी लगा दी, तो ये जो 5 रुपए है ये एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल कहलाएगा, और इसकी वजह से अब बिजनेस में टोटल कितना पैसा हो गया, 105 रुपए। तो ये क्या कर दिया, इस कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। तो लिखा है कैपिटल इंक्रीज, वृद्धि होती है कैपिटल में किस चीज से, एडिशनल कैपिटल या जिसका नाम फ्रेश कैपिटल भी होता है, एंड अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट, और किसी भी तरह का प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी हमारी कैपिटल को इंक्रीज करता है, इसलिए प्रॉफिट से भी, प्रॉफिट गेन ये हमारे कैपिटल को इंक्रीज करता है। इट रिड्यूस, और कैपिटल रिड्यूस होती है, कैपिटल कम होती है अगर ओनर जो बिजनेसमैन है वो विड्रॉन कर लेता है, किसी भी तरह से कोई अमाउंट निकाल लेता है, किस लिए, पर्सनल यूज के लिए, अपने व्यक्तिगत खाते के लिए, या फिर बिजनेस में लॉस हो जाता है, लॉस इज इनकर्ड बाय द बिजनेस, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि यहाँ लिखी हुई हैं, जैसे कि कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी। कैपिटल क्या है, आधिक्य है किस चीज का, संपत्ति का, किसके ऊपर, आउटसाइड लायबिलिटी, जितने भी बाह्य दायित्व है उसकी, ठीक है, जितने भी बाह्य दायित्व है उसके ऊपर जितना आधिक्य होता है वो क्या कहलाता है, कैपिटल। यानी कि अगर एसेट्स इज मोर देन द आउटसाइड लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल, ठीक है, क्या कहते हैं, कैपिटल। सेकेंड, सेम इसी को मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन फॉर्मूले के थ्रू, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और थर्ड पॉइंट, कैपिटल इज नोन एज ओनर्स इक्विटी, नेट वर्थ, इंटरनल लायबिलिटी, प्रोप्राइटर फंड। कैपिटल के ये 4 नाम और हैं। कैपिटल को हिंदी में क्या कहा जाता है, पूंजी, ठीक। एसेट्स को हिंदी में कहा जाता है संपत्ति, लायबिलिटी को कहा जाता है दायित्व। ओनर्स इक्विटी, नेट मूल यानी कि उसका जो निवल मूल हिंदी में शुद्ध हिंदी होते हैं, आंतरिक देयता हो गई, प्रोप्राइटर यानी कि जो बिजनेसमैन है उसका फंड, है ना, ये सारी मतलब ये इतने नाम और है।
अगर आप या तो कैपिटल नाम देगा, या तो ओनर्स इक्विटी कहेगा, या तो नेटवर्थ, बिजनेस की नेटवर्थ कहेगा, या तो नेट इंटरनल लायबिलिटी का। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला था, यहाँ पे आपको बताया था एक्सेस, ये वाला पॉइंट देखिएगा, एक्सेस ऑफ एसेट ओवर आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटी अलग होती है, और जो इंटरनल लायबिलिटी होती है उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। ठीक, प्रोप्राइटर का फंड इतने नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, आहरण। फिफ्थ है आपका आहरण, यानी कि ड्रॉइंग्स। विड्रॉन ऑफ मनी, किसी भी तरह से पैसा निकालना, एंड या गुड्स या माल को, सामान को निकालना, बाय द ओनर, बिजनेसमैन के द्वारा, फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से, कहाँ से, बिजनेस से, फॉर पर्सनल यूज। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस चीज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, व्यक्तिगत खर्चों के लिए। ठीक है, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए। एक ओनर के थ्रू, एक बिजनेसमैन के थ्रू बिजनेस से विड्रॉ करना, पैसा हो चाहे गुड्स हो, ठीक है, किस लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसे किस नाम से जानते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग रिड्यूस करता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इट्स रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, कैपिटल के नाम से, ऑफ द ओनर। ठीक है, जो कैपिटल होती है, मान लीजिए कि कैपिटल लगाई गई 10,000 रुपए, ठीक, और इसमें से ओनर ने 1,000 रुपए विड्रॉ कर लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, पार्टी उल्टी करने के लिए ले लिया होगा। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टी चाहिए सबको, बिजनेस प्रॉफिट में लॉस जाए कोई मतलब नहीं होता, लेकिन दोस्त यारों को पार्टी चाहिए, कोई भी काम हो भैया पार्टी दे दो, भले वो चौपट हो जाए लेकिन पहले तो पार्टी दे दो, है ना। तो ये 1,000 रुपए तो उसने पार्टी दे दी, तो ये 1,000 रुपए पार्टी दी, तो ये क्या है, पर्सनल खर्चा। ठीक है, व्यक्तिगत है। तो इसकी वजह से अब बिजनेस में कितना पैसा रह गया होगा, 9,000। तो इसीलिए क्या होती है, जो भी ड्राइंग होती है वो आपके कैपिटल को रिड्यूस करती है। ठीक, इट ऑल्सो इंक्लूड, अब इसमें और क्या क्या शामिल होता है, एनी पर्सनल एक्सपेंसेस, किसी भी तरह का पर्सनल एक्सपेंसेस है जो ओनर के थ्रू पेड किया गया है बाय द बिजनेस। इस अमाउंट में से किसी भी तरह का पर्सनल एक्सपेंस, इस अमाउंट में से किसी भी तरह का, यानी कैपिटल में से किसी भी तरह का पर्सनल एक्सपेंस जो ओनर पेड कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसने निकाला है, या अपने मतलब या तो विड्रॉ किया होगा, डायरेक्टली कैश निकालिया होगा, या तो उसने उसमें से कुछ पर्सनल यूज के लिए सामान खरीदा होगा, जैसे कि एसेट्स को ले जाना, वो भी कैपिटल को ही रिड्यूस कर रहा है एक तरह से। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, जैसे मान लीजिए हमने बिजनेस में 4 मशीनरी लगाई थी स्टार्टिंग में, तो ये 4 मशीनरी हमने कैपिटल की तरह ट्रेड की होगी। अब एक मशीनरी वो घर उठा ले गया, है ना, तो ये क्या हुआ, कैपिटल ही तो रिड्यूस हुई है मशीनरी, लेकिन इसको एसेट्स जो है, ये मशीनरी ये कैपिटल के फॉर्म में थी, क्योंकि हमने इससे इनिशियली बिजनेस स्टार्ट किया था, और एक मशीनरी वो घर ले गया। तो इसीलिए कह रहा है किसी भी तरह से ओनर का पर्सनल यूज जिसके लिए वो पेड कर रहा है या कैश मनी निकाल रहा है, तो उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में किस नाम से जानते हैं, ड्राइंग, हिंदी में आहरण। एग्जाम्पल ये पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब बिजनेस का तो लाइफ इंश्योरेंस किया नहीं जाएगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस किसके लिए होता है, लिविंग थिंग के लिए होता है, जीवित वस्तुओं के लिए होता है, और बिजनेस हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये नेचुरल पर्सन के लिए होता है। तो किसके लिए होगा, जो बिजनेसमैन होगा वो अपना लाइफ इंश्योरेंस कराएगा, तो ये उसका पर्सनल यूज है, उसके खुद के जीवन के लिए है, ना कि बिजनेस के लिए। ठीक, या फिर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। देखिए, इनकम टैक्स हमारा ड्राइंग क्यों है, क्योंकि अब इनकम हमने कमाई बिजनेस से, लेकिन हमने आपको बताया था इनकम कमा के बिजनेस किसे दे देता है, ओनर को दे देता है। तो इनकम पे बाद में राइट्स किसका हो जाता है, ओनर का, यानी इनकम पे राइट्स किसका है, ओनर का, और इनकम किसकी है, ओनर की। और ओनर की इनकम पे टैक्स गवर्नमेंट को पे हो रहा है, तो ये ओनर का पर्सनल हो गया ना, इसलिए इनकम टैक्स किसमें जाता है, आपका ड्राइंग में जाता है। जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकम टैक्स की एंट्री करनी होगी तो हम उसे ड्राइंग ट्रीट करेंगे। क्लियर? फिक्स है लायबिलिटी। लायबिलिटी आर ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन यानी कि जिम्मेदारी, और डेप्थ, डेप्थ यानी कि किसी भी तरह का कर्जा। डेट एंड एंटरप्राइज, एंटरप्राइज यानी कि बिजनेस हैज टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। ऐसी जिम्मेदारी, ऐसी ऑब्लिगेशन, ऐसा दायित्व, ऐसा डेप्ट, ऐसा लोन जो एक बिजनेसमैन को फ्यूचर में पे करने की
लाइबिलिटी जनरेट होती है, उस मतलब दायित्व जनरेट होता है या जिम्मेदारी होती है, उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लाइबिलिटी के नाम से या दायित्व के नाम से जानते हैं। इट इज द अमाउंट ओन बाय द बिजनेस। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एमसीक्यू में मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीजें पूछी जाती है। अगर लाइबिलिटी पूछा जाएगा, लाइबिलिटी का कोई क्वेश्चन होगा डायरेक्टली मतलब इसकी मीनिंग से, तो यही लाइन लिखी रहती है, द अमाउंट ओन बाय द बिजनेस। बिजनेस के ऊपर जो ऑब्लिगेशन है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लाइबिलिटी। तो इससे आप हो सके तो स्टार बना कर लिख लीजिए। ये डिक्टो लाइन ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में पूछ ली जाती है। The amount payable to the owner is termed as internal liability या owners equity। जो भी अमाउंट पेबल होता है ओनर को, है ना, टू द ओनर, इस टर्म उसे क्या कहते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी यानी कि आंतरिक दायित्व। आंतरिक दायित्व का एक और नाम बताया था ओनर्स इक्विटी, एक और नाम बताया था कैपिटल, एक और नाम बताया था नेटवर्थ, है ना, ये सारे नाम किसके थे, कैपिटल के थे। ठीक, एंड द अमाउंट पेबल टू द आउटसाइड इज टर्म एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। मतलब कि यहाँ पे लाइबिलिटी के दो पार्ट आपको समझा रहा है कि अगर इंटरनल है ना, तो इंटरनल किसको पे करनी होगी, ऑब्वियसली है कि ओनर को पे करनी होगी। ओनर ने पैसा लगाया तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, तो वो इंटरनल लाइबिलिटी कहलाती है। तो वो इनसाइडर यानी कि ओनर को पे की जाती है, ओनर को देने की दायित्व होती है, और उसको हम इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं, आंतरिक दायित्व। और जो बाहर के व्यक्ति होते हैं जैसे सप्लायर हो गए, जैसे क्रेडिटर हो गए, ये सब लोगों को अगर पेमेंट करनी है तो वो आउटसाइड लाइबिलिटी होती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के टाइप, लाइबिलिटी को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला करेंट लाइबिलिटी, चालू संपत्ति, चालू दायित्व, और दूसरा नॉन करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी जिसे हमें 1 ईयर में पे करना ही करना है, यानी ऐसी लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर हमें पे कर देनी होती है, वो करेंट लाइबिलिटी होती है। इट रिफर्स टू द लाइबिलिटी, इसमें वो लाइबिलिटी वो दायित्व शामिल होते हैं विच आर पेबल, जो पेबल होती है यानी कि दे होती है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर। जैसे कि क्रेडिटर, और समझिएगा कुछ लाइबिलिटीज कैसे कोई 1 साल के अंदर पे होगी या उससे ज्यादा, उसको हम कैसे समझते हैं, जो इंस्टेंट पेमेंट हमें करनी है उसे। जैसे कि क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हम सामान उधार लेते हैं, है ना, तो हम उसे पैसा हमें फ्यूचर में देना होता है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना हम तुम्हें 5 साल बाद पैसा देंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो इंस्टॉलमेंट मान ली जाती है, वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में जाता है। ठीक, क्रेडिटर यानी कि हमने पैसा लिया है तो हम उससे कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद पेमेंट करते हैं, तो ये इंस्टेंट पेमेंट हमें करनी होती है, या तो तुरंत 1 दिन बाद, कुछ घंटे बाद भी कर सकते हैं, या तो कुछ महीने में, यानी 1 साल के अंदर क्रेडिटर हमें खत्म करने होते हैं अपने मोस्ट ऑफ द केसेस में। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने आपको कल ही समझाया था, कल ही की क्लास में, यानी जब करेंट अकाउंट पे एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती है मनी विड्रॉ करने की या यूज करने की, तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, है ना, यानी बैंक का नेगेटिव बैलेंस। ठीक, नेगेटिव बैलेंस यानी अपोजिट बैलेंस। हमारे अकाउंट में 100 रुपए थे और हमने 150 रुपए निकालिए करेंट अकाउंट के केस में, कितने ज्यादा निकाले, 50 रुपए, तो ये क्या कहलाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक सुविधा दे रही है तो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। ठीक है, तो अब इसे जो इंटरेस्ट चार्ज करती है वो मंथली चार्ज करती है। ठीक है, बैंक जब पेमेंट पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, मतलब जो भी वो फैसिलिटी दे रही है, तो वो मंथली चार्ज हो रही है। एनुअल मंथली रहेगी, आप उसे एनुअल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एनुअल रहेगी आप उसे मंथली में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे हम मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी पे ऑफ करते हैं, नहीं करते हैं तो उस पर चार्ज पे यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रेट लगता है, इसलिए इसे 1 ईयर के अंदर पे करना रहता है। नॉन करेंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी जो लंबे समय के लिए होती है या यूजुअली 1 ईयर से एबव होती है, दैट इट रिफर टू द लाइबिलिटी विच इज यूजुअली पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के बाद जो हमें पे करनी रहती है वो हमारी क्या होती है, नॉन करेंट लाइबिलिटी, जैसे लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर आदि। ठीक, डिवेंचर क्या होता है, आगे शेयर डिवेंचर पढ़ेंगे, वहां क्लियर कर लेंगे। दायित्व का हिंदी ट्रांसलेशन आप कॉपी कर सकते हैं, चालू दायित्व, गैर चालू दायित्व। और उसके बाद है संपत्ति, ये आपका 7th टर्मिनोलॉजी है। संपत्ति यानी कि इंग्लिश में कहते हैं एसेट,
एसेट्स क्या होती है? एक इकोनॉमिक रिसोर्सेस। एसेट्स को हम बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में इकोनॉमिक रिसोर्सेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑफ एन इंटरप्राइज यानी कि बिजनेस विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसे हम मनी के टर्म में डिनोट करते हैं, यानी कि जिसका मौद्रिक मूल्य हम लिखते हैं। इट शुड बी ओन्ड बाय द ओनर। हमने आपको बताया था शॉर्ट में कि एसेट्स क्या होती है, जिस भी चीज पे बिजनेस का, it should be owned by the owner, have some value attached to it, और जिसके साथ कुछ वैल्यू अटैच होती है, यानी कि कैसी वैल्यू? मनी की वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू। इट मे बी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, ये टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल यानी दैट कैन बी सीन एंड टच, जिसे हम छू सकते देख सकते हैं। इनटेंजिबल यानी कि दैट कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिसे हम छू या देख नहीं सकते, ठीक। एसेट्स में जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट, है ना। बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे बिजनेस का राइट्स, प्लांट है बिजनेस का राइट्स, मशीनरी है बिजनेस का राइट्स, फर्नीचर है बिजनेस का राइट। जिस पे बिजनेस का राइट्स है और वो फ्यूचर में बेनिफिट देगी, वो एसेट्स हमारी कहलाती है। स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, ये सब हमारे क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ एसेट्स। टाइप्स ऑफ एसेट्स, एसेट्स को कैटेगराइज किया गया है टू पार्ट में, करेंट और नॉन करेंट। जैसे कि लाइबिलिटी आपकी करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी थी, इसी तरह एसेट भी आपकी करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स होती है, यानी कि चालू संपत्ति और गैर चालू संपत्ति। चालू संपत्ति सेम, जहां भी करेंट की बात आ जाए 1 ईयर से रिलेटेड होता है, नॉन करेंट मोर देन 1 ईयर। दोज एसेट which held by the business with this way goods are converted into cash within 1 year। एसेट्स किसे ट्रीट किया जाता है? जिसे 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए। करेंट एसेट यानी कि चालू दायित्व, जिसे हम कैश में 1 साल के अंदर आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? करेंट एसेट। कैश इन हैंड, हमारे पास पैसा है तो वो तो ऑलरेडी कैश में है, उसे कन्वर्ट क्या करें? वो कैश ही तो कैश है। बैंक में पैसा है, हमारे अकाउंट में पैसा है, हम जब चाहे निकाल सकते हैं, तो 1 साल के अंदर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। डेटर्स, वो व्यक्ति जिनको हमने सामान बेचा है उधार, और वो हमें फ्यूचर में पैसा देंगे, तो ये ऑब्वियसली हमें 1 ईयर के अंदर पैसा दे देंगे। अगर नहीं देते हैं या देने की नीयत नहीं है तो बैड डेब्ट्स हो जाएगा, वो बात अलग। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कल ही समझाया था, वो एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिए हैं, है ना। ऐसे एक्सपेंसेस जो एडवांस में दे दिए, अभी सर्विस रेंडर नहीं की गई, सर्विस नहीं ली गई है, लेकिन हमने, या फिर वो ड्यू नहीं हुआ है, हमने पेमेंट कर दिया, ठीक। तो ये भी बिजनेस के लिए एसेट्स है, हमने पेमेंट कर दिया ना, अब हम सर्विस लेने के लिए राइट सकते, तो बिजनेस के लिए एसेट्स हो। सॉरी। नॉन करेंट एसेट्स यानी कि गैर चालू संपत्तियां, दोज एसेट विच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस, जो लंबे समय के लिए बिजनेस में यूज करने के लिए होती है, उससे हम लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर नॉन करेंट एसेट्स के नाम से जानते हैं। एंड आर नॉट बीन, इसका मतलब ये नहीं है कि रीसेल, हम इसे रीसेल कर दें, है ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इसे रीसेल कर देंगे, क्योंकि कोई भी सेल या रीसेल की जो चीज होती है, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी प्रोडक्ट होते हैं, उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में गुड्स के नाम से ट्रीट करते हैं, अकाउंटेंसी में गुड्स के नाम से जाते हैं। तो सेल और रीसेल का कोई सिस्टम ही नहीं होना चाहिए, ठीक। तो एसेट्स वही है जो बिजनेस में यूज की जाए, जो जिस पे बिजनेस का राइट्स हो, जो फ्यूचर में बेनिफिट दो, जो मॉनेटरी वैल्यू रखता हो, है ना, और जिससे बिजनेस ऑपरेशन किया जाए। Example, fixed assets, long-term loans, long-term loans। ये देखिए लॉन्ग टर्म लोन, ये बिजनेस ने किसी को दिया है, ठीक है, लिया नहीं है लोन, ये गिवन है, लेंगे तो लायबिलिटी हो जाएगी ना, ठीक। एडवांस, ये सब क्या है? हमारे नॉन करेंट एसेट्स। क्लियर? स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। अब नॉन करेंट एसेट्स के कुछ टाइप्स हैं, है ना। हमने पहले एसेट्स के कितने टाइप पढ़े? करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट। अब नॉन करेंट एसेट्स को भी आगे
कैटेगराइज किया गया। जैसे कि फिक्स एसेट्स है ना, फिक्स एसेट को हिंदी में कहते हैं अचल संपत्ति। दो नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स का वो पार्ट विच आर हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस, जो बिजनेस में यूज करने के लिए रखा जाता है, एंड आर नॉट मीन्ड, उसका मतलब रिसेल करना नहीं होता, ठीक है, उससे क्या कहते हैं फिक्स एसेट्स। ऐसे समझ लीजिए कि नॉन करेंट एसेट्स का वो पार्ट जिसे बिजनेस में यूज करने के लिए रखते हैं मोर ऑफ द 1 ईयर, यानी कि लंबे समय के लिए हम बिजनेस में उसे यूज करते हैं, उसे फिक्स एसेट्स कहते हैं। जैसे कि मशीनरी 1 साल 2 साल 10 साल है ना, 1 साल से ज्यादा यूज होगी, तो नॉन करेंट एसेट्स का ऊपर जो बिजनेस में लंबे समय के लिए होता है, लेकिन उसे उसका पर्पस रखने का बिजनेस में यूज करना होता है, ना कि फिर से बेचना, ठीक। तो उससे फिक्स एसेट्स के नाम से जानते हैं अचल संपत्ति। अचल संपत्ति आपकी दो तरह की होती है, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट जिसे हम छू सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक। जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है, जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है। दैट कैन बी सीन, जिसे देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, वो हमारी टेंजिबल एसेट होती है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट, मशीनरी, मशीनरी आप देख भी सकते हैं, प्लांट आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, लैंड हो गया, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये सब आप देख छू सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट जस्ट अपोजिट इंटेंजिबल का, विच हैव नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसके पास कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है कि हम उसे देख सकें या छू सकें, है ना, कैन नॉट बी सीन एंड टच। एग्जाम्पल के लिए गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर, ये चारों को आप समझ लीजिए। गुडविल यानी कि सिंपल वर्ड समझिए, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, नेम फेम ऑफ द बिजनेस, उसे हम वैल्यू करते हैं, मॉनेटरी वैल्यू उसकी निकालते हैं, उससे बुक्स ऑफ मतलब उसमें अकाउंट्स में किस नाम से जाना जाता है, गुडविल के नाम से, हिंदी में कहते हैं ख्याति। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट एक तरह का राइट्स होता है, किस पे, किसी भी तरह के इनोवेशन पे, यानी कोई अगर कोई इनोवेशन कर रहा है या टेक्नोलॉजी को बना रहा है, तो उस पर एक ऐसा राइट होता है कि वो कोई और यूज ना कर पाए, ठीक है। तो इनोवेशन पे जो राइट्स होता है, जिसे किसी कोई और यूज ना कर पाए, वो पेटेंट होता है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मतलब कि जो आपके बिजनेस को या आपके एंटिटी को या आपके परफॉर्मेंस को दूसरों से अलग बनाती है। जैसे कि मेरा चैनल है कॉमर्स वेंडर, तो उसका जो लोगो है, किसी कंपनी का जो टैग है, जिसको जो सिंबल है, उससे क्या कहते हैं ट्रेडमार्क। मतलब कभी कदार क्या होता है, हम सिंबल देख के ही बता देते हैं कौन सा ब्रांड है, कौन सी कंपनी है, कौन सा बिजनेस है ना। तो वो क्या है, ट्रेडमार्क है। बिजनेस की जो पहचान जो कि सिंबॉलिक है, यानी कि सिंबल के थ्रू है, वो कहलाती है ट्रेडमार्क। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो चीजें होती है, हार्डवेयर जिसे टच किया जा सकता है और सॉफ्टवेयर जिसे टच नहीं किया जा सकता, पर वो कंप्यूटर ऑपरेशन में यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स। अब इन सब की वैल्यू है, देखिए गुडविल है, वैल्यूएशन की जाती है, रेपुटेशन है ना बिजनेस की, पेटेंट है, राइट्स है, उसकी भी वैल्यू होती है। आपने किसी को अपना पेटेंट भेज दिया, अपने इनोवेशन को, है ना, उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। ट्रेडमार्क है, आपने अपने बिजनेस का नेम ही बेच दिया, मतलब कि कुछ बिजनेस जैसा बताया कि नेम से ही लोग सिर्फ उसका लोगो ही पहचानते हैं, उसका ओनर कौन है, ये कौन, ये सब भी नहीं जानते, लोगों भी पहचानते। ओनर बदल भी जाए तो कुछ लोगों को पता नहीं चलता। जैसे कि लेटेस्टली अभी बिग बाजार बिक गया, ओनर चेंज हो गए उसके, लेकिन लोगों को पता नहीं, वो बिग बाजार फिर खुलेगा, वो फिर वैसे रन करेगा, ठीक। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए, ये सब क्या है, एक राइट रखते हैं यूज करने के। एक होती है फिक्टिटियस एसेट्स, ये नॉन करेंट एसेट्स का पार्ट नहीं है, ये अलग से पार्ट है एसेट्स का, अनदर पार्ट है या अदर पार्ट आप कह सकते हैं। फिक्टिटियस एसेट्स क्या होती है, ऐसी एसेट जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन उसके बावजूद हम बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे लिखते हैं, ठीक है। ऐसी एसेट्स जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो रियल वैल्यू नहीं रखती है, किसी भी तरह का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती है, फिर भी हम उसे एसेट्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि लीगल बैकग्राउंड है, लीगल वे से हम उसे एसेट्स कहते हैं, वो हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट करते हैं
फुट नोट में हम उसे नोट करते हैं। फुट नोट यानी कि हम रिमार्क में नोट करते हैं, ठीक। Those assets which neither have any real value nor have any physical value, ऐसी एसेट जिसकी ना तो रियल वास्तविक कोई वैल्यू है ना तो फिजिकल कोई वैल्यू है, बट आर कॉल्ड एसेट, लेकिन फिर भी उसे संपत्ति या एसेट्स कहा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ लीगल बैकग्राउंड, किस बेस पे, लीगल बैकग्राउंड के बेस पे। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस यानी पता ही नहीं है कौन सा अकाउंट है, लेकिन कभी तो पता चलेगा ना। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, आपका फिक्टिटियस एसेट। डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर को डिस्काउंट पे जब इशू किया जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, मतलब इशू ऑफ डिवेंचर का इशू जब डिस्काउंट पे होता है तो जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो क्या कहलाता है, फिक्टिटियस एसेट। अंडरराइटर्स कमीशन, अंडरराइटर्स कमीशन यानी कि ऐसे एजेंट होते हैं जो कंपनीज में हायर किए जाते हैं ताकि वो उनके जो कंपनी के शेयर हैं उसकी गारंटी लें कि वो इतने शेयर बिकवा देंगे, और अगर नहीं बिकवाएंगे तो वो खुद उससे परचेज कर लेंगे। इस तरह की वो गारंटी लेते हैं, इसके लिए उनको रेम्यूनरेट किया जाता है। तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है, अंडर राइटर्स कमीशन, मतलब अंडर राइटर्स के नाम से जाना जाता है। और उनको जो कमीशन दिया जाता है, रेम्यूनरेशन क्या दिया जाता है, उस रेम्यूनरेशन को हम अंडर राइटिंग कमीशन के नाम से जानते हैं। प्राइमरी एक्सपेंसेस यानी कि प्रारंभिक व्यय, बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो छोटे बड़े बहुत से खर्चे होते हैं, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसे हम प्राइमरी एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं, प्रारंभिक पैसे का। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं, फिक्टिटियस एसेट्स के एग्जांपल। नोट कर लीजिए, अगर आपको हिंदी की टर्मिनोलॉजी नोट करनी है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज इतनी ही टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, वरना बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। अब जितनी टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ी है उसके बेस पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं। Categorize the following assets as current assets या non current assets। नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स अभी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं और इससे आपको बताना है कि कौन सी करेंट एसेट्स है, कौन सी नॉन करेंट एसेट है, यानी कि कौन सी चालू संपत्ति है और कौन सी गैर चालू संपत्ति। चालू संपत्ति को वर्तमान संपत्ति भी कहते हैं, गैर चालू संपत्ति को गैर वर्तमान संपत्ति भी कहते हैं। चालू बोलिए या वर्तमान बोलिए। चलिए आंसर करिए। फर्स्ट है आपका बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस क्या है, करेंट या नॉन करेंट? Anybody does not answer? आप आंसर नहीं करेंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी, मैं खुद एक्सप्लेन करके क्लास को आगे रन करूंगी। चलिए हमें बता देते हैं, बैंक बैलेंस क्या है आपका, करेंट एसेट्स। क्यों, बैंक में बैलेंस है, हम कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, है ना। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क हमने आपको अभी बताया, ट्रेडमार्क क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है, लेकिन हमें, और इंटेंजिबल एसेट्स किसका पार्ट होता है, नॉन करेंट, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स होती है ना, और इंटेंजिबल एसेट्स किसका पार्ट होता है, नॉन करेंट एसेट्स का। तो किसमें जाएगा, नॉन करेंट एसेट्स में। गुडविल, गुडविल आपकी टेंजिबल एसेट्स होती है, और टेंजिबल और टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों एसेट्स किसका पार्ट है, नॉन करेंट एसेट्स का। गुडविल अगेन आपकी नॉन करेंट एसेट्स हो गई। बिल्स रिसेबल, बिल्स की कहानी मैंने किसी क्लास में आपको बताई थी। बिल्स रिसेबल और बिल्स पेबल क्या होता है। बिल्स रिसेबल बिजनेस के लिए एसेट्स होती है, इतनी बात तो क्लियर है।
कौन सी एसेट्स होगी? मैंने आपको बताया था एक बंदे ने दूसरे बंदे को गुड्स बेचा और कुछ समय के लिए उसने उधार पे बेचा। उसने कहा कि हम कुछ समय बाद आपको पैसा दे देंगे। तो अब वो ये नहीं कह देगा ना कि हम 3 साल बाद आपको पैसा देंगे। क्या अगर आप बिजनेसमैन हो, कोई आपसे कहे कि भैया हमको 50,000 सामान दे दो, हम आपको 3 साल बाद पैसा देंगे, 2 साल में पैसा देंगे, 1.5 साल पैसा देंगे, तो आप क्या उसे दे देंगे? नहीं। 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, मैक्सिमम बहुत ज्यादा अमाउंट का लाखों में है तो भी जो रेगुलर डीलिंग करते हैं उनके लिए जो लाखों का सामान होता है वो भी रेगुलर ट्रीटमेंट ही होता है ना। तो जल्दी से जल्दी पेमेंट चाहिए होती है। तो बिल्स रिसीवेबल क्या कहलाएगा? आपका करेंट एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स का पार्ट है और फिक्स एसेट्स नॉन करेंट एसेट, लॉन्ग टर्म है इसलिए नॉन करेंट एसेट्स। और लास्ट है डेटर्स। डेटर्स जिसको हमने सामान उधार बेचा है तो वो हमें पेमेंट करेगा और विद इन द ईयर पेमेंट करेगा। तो ये क्या हो गई? करेंट एसेट्स। ठीक। फर्स्ट का आंसर करेंट, सेकंड का नॉन करेंट, थर्ड का नॉन करेंट, फोर्थ का करेंट, फिफ्थ का नॉन करेंट और लास्ट का करेंट। हिंदी में बोलते हैं बैंक बैलेंस को बैंक में जमा राशि। मतलब सारी हिंदी टर्म्सोलॉजी लिखी हुई है, आप नोट कर लीजिए या पढ़ लीजिए। बेस्ट प्रैक्टिस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिजनेस ट्रांजेक्शन? कुछ आपको नीचे स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन है और कौन से, सिर्फ बताना है बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन से है। के पास जल्दी करिए। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ 2 lakhs। 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। पैसा आएगा बिजनेस में, जहां कैश की बात हुई फाइनेंशियल नेचर का क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो पहला आपका क्या होगा? बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। रिसीव अ प्राइस लिस्ट फ्रॉम द करंट। सेकंड बताइए। करंट से प्राइस लिस्ट रिसीव हुई है। प्राइस लिस्ट यानी कि गुड्स की जो कोटेशन होगी वो रिसीव हुई होगी। इसका मैसेज नुपु जी कह रही हैं, नहीं सुमन जी कह रही हैं टू फर्स्ट का फर्स्ट यस, फर्स्ट का फर्स्ट यस मतलब अच्छा बिजनेस ट्रांजेक्शन ओके। फर्स्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन, सेकंड नो, सेकंड नहीं है। सही है आप नुपु जी। रिसीव्ड अ प्राइस लिस्ट, सिर्फ प्राइस लिस्ट रिसीव हुई है, अभी हमने सप्लाई नहीं की पेमेंट पे, ना तो कैश डीलिंग है ना तो क्रेडिट डीलिंग है, तो ये आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। Third, place an order with Manish for supply of goods worth 20,000। मनीष को ऑर्डर दिया है कि वो सप्लाई करते। अभी पीछे पढ़ाते हुए मैंने ट्रांजेक्शन आपको इवेंट्स बताए थे जिसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, याद है? उसमें ये एग्जांपल मैंने आपको डिफरेंट नेम के साथ एक्सप्लेन किया। ऑर्डर मिला है सिर्फ अभी, है ना, अभी सिर्फ खिचड़ी पकड़ी, याद है पिछली बार? तो ये क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। Took a loan for 50,000 from Tarnish for the marriage of his daughter। अपनी बिटिया की शादी करने के लिए तर्नीश ने लोन लिया है 50,000 रुपए का। ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बात है तर्नीश की, तो देखिए कोई भी नाम अगर दे रहा है और उसके बिहाफ पे ट्रांजेक्शन बता रहा है तो ऑब्वियसली वो बिजनेसमैन ही होगा, ठीक है, ओनर ही है मेरे, अगर कंफ्यूजन है तो तनीष ने क्या किया? 50,000 का लोन लिया है। किस चीज के लिया है? पर्सनल वर्क के लिए। ये क्या है? पर्सनल वर्क है ना, बिटिया की शादी
बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो ये हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज किया गुड फॉर कैश, क्या आ गया कैश, अपना सपना मनी मनी, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। रिसीव एन ऑर्डर, फिर एक ऑर्डर रिसीव हो रहा है फ्रॉम रोशन फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, सिर्फ ऑर्डर रिसीव हुआ है, अभी सप्लाई नहीं की गई है, तो 6 आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं। ये 7th, एग्जीक्यूट रोशन ऑर्डर, अब एग्जीक्यूट किया जा रहा है रोशन के ऑर्डर को, यानी कि अभी हमें रोशन से ऑर्डर मिला था 6 पॉइंट में, है ना, ये देखिए ऑर्डर मिला था, रिसीव ऑर्डर कितने का, 2000 रुपए का, और अब हमने यहाँ 7th पे एग्जीक्यूट किया है, यानी कि अब जो ऑर्डर मिला होगा उसे हमने प्लेस किया होगा, ऑर्डर को ट्रांसफर किया होगा, जो भी सामान उसने मंगाया होगा उसको दिया होगा, तो दैट इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब इस ट्रांजेक्शन में आपको यहाँ अमाउंट भले नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके पहले जो ऑर्डर मिला था वहां अमाउंट दिख रहा है ना, फाइनेंशियल वैल्यू आपको पहले ट्रांजेक्शन में दिख रही है, तो 2000 रुपए के सप्लाई किए होंगे, यानी कि इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट है रिसीव गुड्स फ्रॉम मनीष इन रिस्पॉन्स टू द ऑर्डर प्लेस विथ हिम, हमें गुड्स रिसीव हुआ, किससे रिसीव हुआ, मनीष से, किस रिस्पॉन्स में, ऑर्डर प्लेस विथ हिम, जो कि ऑर्डर प्लेस किया गया था, तो गुड्स यहाँ पे देखिए रिसीव हो गया, अभी मतलब ऑर्डर जो दिया गया था उसके भी यहाँ पे गुड्स रिसीव हो गया है, तो गुड्स रिसीव हो गया तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अब तो ये फाइनेंशियल नेचर का हो गया है ना, कैश की अगर बात यहाँ नहीं हुई है तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन समझ लीजिए, और कैश क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। 9 पॉइंट है रीपेड द लोन टेकन फ्रॉम Tarnish from the marriage of his daughter out of the fund of the business। अब देखिए यहाँ पे तनीश भाई साहब ऊपर जिन्होंने अपनी बिटिया की शादी के लोन लिया था, है ना, ये कहाँ लिया था, ये 4th नंबर के पॉइंट में, ये देखिए 4th नंबर के पॉइंट में तनीश ने लोन लिया था ना, जो कि 50,000 का था, बिजनेस ट्रांजेक्शन वो नहीं था, क्योंकि उसकी पर्सनल बेटी के लिए था, पर्सनल बेटी की मतलब पर्सनल यूज है, बेटी तो भाई पर्सनल ही होती अपनी, है ना। अब उस लोन को उसने पे किया है, ठीक है, रीपेड किया मतलब उसकी पेमेंट कर दी, जो लोन लिया था उसको चुकता कर दिया है, आउट ऑफ द फंड ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के फंड से पेमेंट की, मतलब लोन लिया, ठीक, उसे तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए लिया था, लेकिन रिपेमेंट कर दी है बिजनेस से, जबकि पर्सनल यूज का था तो उसे रिपेमेंट कहाँ से करनी चाहिए थी, अपने पर्सनल अकाउंट से करनी चाहिए थी, पर्सनल मनी से, लेकिन उसने बिजनेस से कर दिया, यानी बिजनेस की कैपिटल रिड्यूस कर दी उसने अपने पर्सनल यूज के लिए, जो कि क्या कहलाएगा, ड्रॉइंग, राइट, ये क्या कहलाएगा, ट्रांजेक्शन ड्रॉइंग, तो इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हम करेंगे। पेड हिज क्लब बिल आउट ऑफ हिज पर्सनल फंड, अब भैया पर्सनल फंड से, अपने व्यक्तिगत फंड से वो कुछ भी पे करे, बिल पे करे, है ना, किसी भी चीज का, हमको उससे क्या लेना, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि पर्सनल यूज है। क्लियर। अपॉइंटमेंट राज, ये कैपिटल कर लीजिएगा, राज एज द मैनेजर ऑफ द बिजनेस ऑन अ मंथली सैलरी 12,000, मंथली सैलरी, महीने में सैलरी कितनी मिलती है, 12,000, फाइनेंशियल नेचर है ये, ठीक। अपॉइंटमेंट किया गया है राज का एज द मैनेजर, किस पोस्ट पे, मैनेजर के पोस्ट पे ऑफ द बिजनेस, मंथली सैलरी 12,000, अभी सिर्फ अपॉइंटमेंट हुआ है, अभी पेमेंट नहीं की गई, है ना, अभी हमने सिर्फ सेलेक्ट कर लिया बिजनेस में एक एम्प्लॉय को एज अ मैनेजर, है ना, लेकिन अभी क्या हमने उसको पेमेंट की है, नहीं, पेमेंट नहीं की है, तो हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, हम पेमेंट उसको फ्यूचर में करेंगे कि नहीं करेंगे, या बुक्स ऑफ अकाउंट में हम इसे रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, जल्दी बताइए। रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ है, अभी पैसा कहाँ दिया, सिर्फ अपॉइंटमेंट हुआ, हो सकता है आज अपॉइंटमेंट दे रहे हो, कल कह दें कि हमें आपका काम अच्छा नहीं लगा, चले जाइए, सैलरी कुछ नहीं मिलनी, है ना, 3 दिन के आप ट्रायल पे थे, तो इससे बुक्स ऑफ अकाउंट, अपॉइंटमेंट पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। ऑफिस कैश मिस अप्रोप्रिएटेड बाय द मैनेजर, अरे बाप रे, मैनेजर ने घपला कर दिया ऑफिस के कैश से, नॉर्मल बात है बिजनेस में, इसके बिना तो शायद ही बिजनेस चल रहे होंगे, है ना,
कितने का? 20,000 रुपए का। तो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, अगर आपको फाइनेंशियल नेचर का लग रहा है तो रिकॉर्ड कर दीजिए, अगर नहीं लग रहा है तो मत रिकॉर्ड करिए। तो क्या आपको लग रहा है कि रिकॉर्डिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कौन सा घपला हुआ है? कैश का, और कैश ऑफिस कैश का घपला हुआ है। ऑफिस कैश यानी बिजनेस से रिलेटेड कैश हमारा डिड्यूस हो गया मैनेजर के थ्रू, तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। एग्री टू सेल गुड्स फॉर 10,000 टू राहुल। हम एग्री हुए हैं, तैयार हुए हैं गुड्स सेल करने के लिए। किसको? राहुल को। कितने रुपए का गुड्स? 1,000 रुपए का गुड्स। अभी सिर्फ तैयार हुए हैं। कहने को तो हम कुछ भी कह देते, करते हैं क्या? नहीं करते। अरे कर भी लेते हैं कभी कभी, ऐसे कैसे बोल दिया आपने नहीं करते। हम बोलते हैं ऑनलाइन क्लास लेंगे तो देखिए लेते हैं ना, आप रिस्पॉन्स करें या ना करें तब भी हम लेते हैं। तो इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक, ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर की। ये रहा हिंदी सारे ट्रांजैक्शन के अभ्यास। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। और इसके बाद ये ब्लैंक पेज एक खूबसूरत वर्ड के लिए है, जो वर्ड क्या है? थैंक यू। आपकी रात्रि शुभ रहे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट मुझे नहीं लगता इसकी क्लास में होगा, फिर भी अगर होगा तो बेसिकली आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे एक क्विज मैंने आज अपलोड किया था, उसमें कुछ टेक्निकल इशू हो गए थे। मेरे पास शो कर रहा था पर शायद मेंबर्स को नहीं शो कर रहा था, तो बाद में फिर मैंने उसे अपलोड किया था। इसी तरह आपके टेलीग्राम पे अब क्विज मैं अपडेट कर दूंगी, और वहाँ पे तुरंत आप उसे सबमिट करके तुरंत अपना रैंक भी देख सकते हैं, मतलब अपने नंबर भी देख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपके साथ में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हमने आधी ही टर्मोलॉजी की है, आधी टर्मोलॉजी कल करेंगे, उस पर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई डाउट हो तो उसे आप ज़रूर पूछिएगा। टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं जब आपका चैट लाइव हो। आई थिंक अभी चैट लाइव है। और व्हाट्सएप पे भी जब तक चैट आपका लाइव हो तब तक आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड, सुमन जी गुड नाइट, thank you so much also. I hope you are enjoying the class and understanding. Thank you all of you. Thank you Nupuji.